अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इस चैप्टर को हम पूरा नहीं कवर करेंगे, बल्कि हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब बच्चों को इस वीडियो के ज़रिए इस पूरे चैप्टर के लिए बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको पूरा नहीं पढ़ना। अगर आप बुक खोल के देखो तो ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, बट हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो आपके 2027 के एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम जो है वो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, क्योंकि सेकेंड ईयर की बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स तो होते नहीं है। फर्स्ट ईयर तक हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स देख रहे होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, बट सेकेंड ईयर में आने के बाद कोई न्यूमेरिकल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसकी जगह आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रही होती हैं। तो यहाँ पे हम जो मेनली देख रहे होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल का कोई सीन नहीं होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर से सवाल आता है वो है आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस के आयुपैक नॉमेनक्लेचर। और ये ऐसा सवाल है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 100% कंपल्सरी हैं कि वो पेपर में लाजमी आएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कभी ऐसा नहीं होगा कभी आप देखो पेपर में कि ये नहीं आया हो किसी भी साल में। हर साल, चाहे वो आयोपैक नॉमेनक्लेचर हो या फिर कॉम्प्लेक्सेस के नॉमेनक्लेचर हो, दोनों के दोनों आ रहे होते हैं और ट्रिवियल कॉमन भी आ रहे होते हैं। तो नॉमेनक्लेचर तो मेन टॉपिक है, मतलब कोई सवाल करो ना करो नॉमेनक्लेचर तो लाजमी करना है। सबसे पहला नॉमेनक्लेचर का सवाल है, तो उसको करने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं जिसको हमें समझना है। सबसे पहला है, सबसे पहले तो देखो लिखने का तरीका क्या है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको भी इन क्वेश्चंस को देख के बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन हम इसके जब रूल्स पढ़ के इसको करना शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत आसान है। तो सबसे पहले आयुपैक नॉमेनक्लेचर का जो लिखने का मेथड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि बाहर आपको कैटाइन दिख रहा होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जो लगा हुआ दैट इज कैटाइन। पर ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो मेटल होती है। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मेटल होता है, उसके बाद जितनी भी चीजें हैं, जितने भी अंदर मेटल के अलावा चीजें हैं वो लाइगेंड होते हैं। जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे मेटल के अलावा दो हैं, तो ये दोनों लाइगेंड है, ये लाइगेंड है, ये लाइगेंड है। और लास्ट में अगर उस तरफ कुछ लगा हुआ है तो वो हमारे पास एनाइन होते हैं। जैसे इस सवाल में इस तरफ एनाइन लगा हुआ है। तो ये हमारा मेनली लिखने का तरीका होता है। अब इसके रूल्स क्या है कि कैटाइंस आर नेम बिफोर एनाइंस। हमें सबसे पहले कैटाइंस का नाम लिखा है, मैं काउंटिंग लिखती जाती हूँ। कैटाइंस का नाम हम नंबर 1 पे लिखेंगे। सबसे पहले नाम लिखते हुए कैटाइन का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद लाइगेंड की बारी आती है। कैटाइन का नाम लिखने के बाद हम नंबर 2 पे लाइगेंड का नाम लिखते हैं। और लाइगेंड के नाम लिखने के दो तरीके हैं। लाइगेंड हमारे पास मेनली 4 किस्म के होते हैं: न्यूट्रल, नेगेटिव, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अभी हम यहाँ पे न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रल में हमारे पास ये 5 होते हैं जो बुक में लिखे गए हैं हमारी। और मेनली पेपर में भी यही 5 न्यूट्रल आ रहे होते हैं। तो ये याद रख लेना: H2O, NH3CO, जो कार्बोनाइल होता है, EN इथाइलिन डायमाइन, और EN डाइथाइलिन ट्रायामाइन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर तो लाइगेंड न्यूट्रल है तो आप उसका नाम एज इट इज लिख दोगे, रिमेन सेम। उसका नाम लिखना जो उसका नाम है वो एज इट इज लिख दोगे, कोई चेंजिंग्स लाने की जरूरत नहीं है। बट अगर हमारा लाइगेंड नेगेटिव है तो हम इसके एंड में ओ ऐड कर देंगे, सफिक्स। जैसे अगर साइनाइड है तो वो CNO हो जाएगा, हाइड्रोक्सी है तो वो हाइड्रोक्सो हो जाएगा, ओ लगेगा। उसके अलावा नेगेटिव लाइगेंड के लिए हमेशा न्यूट्रल लाइगेंड से पहले लिखे जाएंगे, कि अगर एक सवाल है उसके अंदर दोनों लाइगेंड आ जाए, न्यूट्रल भी कोई आ जाए और नेगेटिव भी कोई आ जाए, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि न्यूट्रल वाले का नाम बाद में लिखेंगे, नेगेटिव वाले का पहले लिखेंगे। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही सवाल के अंदर 2 नेगेटिव लाइगेंड आ गए, तो अब किसका नाम पहले लिखें, तो दैट उस केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, कि अगर एक सवाल के अंदर 2 नेगेटिव लाइगेंड आ जाए तो फिर उन दोनों को हम देखेंगे कि इन दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए से कौन आता है, पहले ABCD देखेंगे, जो पहले आ रहा होगा उसका नाम पहले लिख देंगे। फोर्थ है प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा आर यूज फॉर इनऑर्गेनिक लाइगेंड्स। हमारे पास सिर्फ ये 2
ऑर्गेनिक है, ईएन और डाई ईएन और इसके अलावा जितने भी लाइगेंड है ना वो इनऑर्गेनिक है। अब इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में हो तो क्या चेंजेस होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर जो भी नाम है आप उसको एज इट इज ही लिखोगे, क्योंकि देखो न्यूट्रल है ना ये भी, तो न्यूट्रल वाले का नाम तो सेम आएगा, लेकिन इनकी काउंटिंग करते वक्त जैसे टेट्रा या पेंटा इस तरीके से जब आप काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग में ना बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ऑर्गेनिक वालों की जो काउंटिंग, सबसे इनऑर्गेनिक वालों की काउंटिंग में क्या, डाई ट्राई टेट्रा, जो हम लोग नॉर्मली कर होते हैं ना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा, वो हम इनऑर्गेनिक में करेंगे, यानी कि इनको छोड़ के जितने भी लाइगेंड है चाहे वो न्यूट्रल हो या चाहे नेगेटिव हो, उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे काउंटिंग करेंगे डाई ट्राई। लेकिन स्पेसिफिकली इन दोनों के लिए क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इनकी जब काउंटिंग करेंगे तो हम बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस हेप्टाकिस हेक्साकिस इस तरीके से इनकी काउंटिंग करेंगे। बिस मतलब 2, ट्रिस मतलब 3, टेट्राकिस मतलब 4, पेंटाकिस मतलब 5, इस तरीके से। लास्ट में थर्ड नंबर पे मेटल का नाम आता है और फिर एनायन का नाम चौथे नंबर पर आता है। नंबर नाम जब लिखेंगे, मेटल्स के नाम दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। नॉर्मल कब लिखा जाएगा, जो भी इसका नाम है, जैसे यहाँ पे प्लेटिनियम है फॉर एग्जाम्पल, तो प्लेटिनियम का नाम है प्लेटिनियम लिख दूं एज इट इज, नॉर्मल नेम है, तो वो मैं कब लिखूंगी, जब कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिव या सॉरी पॉजिटिव या न्यूट्रल। कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब क्या है, बॉक्स जो होता है ना, बॉक्स के ऊपर या तो पॉजिटिव साइन लगा हुआ हो ऐसे, या फिर न्यूट्रल हो कुछ भी ना हो ऐसे, ठीक है। तो इन दो सिचुएशन में हम कैसे लिखेंगे, नॉर्मल नाम लिखेंगे। लेकिन लेटिन नेम कब आएगा, लेटिन नेम लिखने को अगर आपको प्लेटिनियम है उसको लेटिन नेम में कन्वर्ट करना है तो आप प्लेंटेट एंड में 8 लगा दोगे, ATE, किसी भी मेटल के एंड में 8 लगा दोगे तो वो उसका लेटिन नेम बन जाएगा। लेटिन नेम कब यूज होगा मेटल का, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव हो, ठीक है, नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे कैटाइन होगा, कि अगर हमारे कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर कैटाइन हो, जैसे ये रहा कैटाइन, अगर कैटाइन मौजूद है तो हम अपने मेटल का नाम लेटिन लिखेंगे। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस सिचुएशन में भी हम अपने मेटल का नाम लेटिन वाला लिखेंगे, नॉर्मल नहीं लिखेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं इनको सॉल्व करने के। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे गेस्ट पेपर में आपके लिए डाले हैं, लेकिन अगर हम उन सबको यहाँ करने बैठ जाएंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हम उसके आंसर शेयर कर देंगे क्योंकि ये एज ए न्यूमेरिकल है कि आपने 3 4 5 कर ली तो आप बाकी के खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको रूल सबके लिए सेम है वैसे ही होंगे। अब यहाँ पे नाम लिखते हैं। सबसे पहले नाम किसका आता है, कैटाइन का। कैटाइन बाहर है सोडियम, तो हम बस लिख देंगे सोडियम। कैटाइन और एनाइन, एनाइन की काउंटिंग नहीं होगी। जैसे यहाँ पे अगर 2 सोडियम है तो मैं डाई सोडियम नहीं लिखूंगी, ये बात याद रखनी है। उसके बाद पहले नंबर पे लाइगेंड का नाम लिखते हैं, दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे कैटाइन का नाम लिखते हैं, दूसरे नंबर पे लाइगेंड का। लाइगेंड मेरे पास देखो, ये सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पे कोने पे मौजूद है ना लेफ्ट साइड पे, वो हमारा मेटल है। बाकी जितनी भी चीजें मौजूद है वो लाइगेंड है। अब OH मेरा लाइगेंड है। OH क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है ना, OH को हम हाइड्रोक्सी कहते हैं, लेकिन ये नेगेटिव लाइगेंड है। OH नेगेटिव लाइगेंड है, तो इसका मैं नाम कैसे लिखूंगी, हाइड्रोक्सो करके। लेकिन ये 4 है तो मैं लिखूंगी टेट्रा हाइड्रोक्सो। मैंने हाइड्रोक्सो क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव लाइगेंड के नेम के एंड में O लगता है, और क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है तो मैं इसकी काउंटिंग नॉर्मल वाली करूंगी, डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है। और लास्ट में आएगा, अब प्लेटिनियम है, PT मतलब प्लेटिनियम। अब मैं इसका कौन सा नाम लिखूंगी मेटल का, नॉर्मल लिखूंगी या लेटिन लिखूंगी। नॉर्मल कब लिखते हैं, जब कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो। पॉजिटिव भी नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन कैटाइन मौजूद है, और जब बाहर कैटाइन मौजूद होते हैं तो हम लेटिन नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा लेटिन नेम प्लेंटेट। साथ में ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना पड़ता है। कैसे निकलेगा, सोडियम का +2, क्योंकि सोडियम का +1 होता है। चलो मैं कर देती हूँ, सोडियम का +1 होता है, 2 है सोडियम तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस PT का निकालना है, प्लस OH का -1 होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 4। सॉल्व करो, ये हो जाएगा +2 प्लस PT -4 = 0, और ये PT
इक्वल्स टू वहां जाके +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ गया 2। सही है। अच्छा मैं ना इसको यहाँ पे मैं रब कर रही हूँ, क्योंकि रब इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है K2। K2 क्या है हमारे पास? कैटाइन है, पोटेशियम, तो पोटेशियम को लिख देंगे। उसके बाद लाइगेंड एक ये है, एक ये है, दो है, क्योंकि हमेशा मेटल एक ही होगा। लाइगेंड एक से आ सकते हैं, कोने पे मेटल है, फिर ये दोनों लाइगेंड है। अब ये जो है साइनाइड है, ये जो है नाइट्रोसो है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव लाइगेंड है। अब क्या करेंगे हम देखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि दोनों नेगेटिव लाइगेंड है तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज होगा। साइनाइड सी से आता है तो पहले ही आ जाएगा पेंटा साइनाइड। उसके अलावा नाइट्रोजो, क्योंकि ये एक है तो यहाँ पे काउंटिंग की जरूरत नहीं है। और आयरन, एफ को आयरन कहते हैं, लेकिन इसका लेटिन नेम आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैटाइन मौजूद है, और जब कैटाइन मौजूद होता है तो लेटिन नेम आता है, आएगा फेरेट। फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, +2, पोटेशियम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 +2 प्लस Fe का निकालना है, साइनाइड का -1 होता है, लेकिन 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, प्लस NO का भी -1 होता है, इक्वल्स टू 0, +2 प्लस Fe, और ये हो जाएगा -5 और -1, -5 और -1 -6, -6 और +2 -4, और ये -4 उधर जाएगा तो ये वहां जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन निकलेगा +4। किस तरीके से होगा मैं साथ साथ रब कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है। उसके बाद थर्ड है जिंक है, NH3 है, 4 है और +2 का साइन है। अब यहाँ पे देखो कोई कैटाइन मौजूद नहीं है, ठीक है, तो कैटाइन का नाम नहीं आएगा, कैटाइन को हटा दो। दूसरे नंबर पे लाइगेंड है, लाइगेंड को NH3 को क्या कहते हैं? अमाइन। 4 है तो टेट्रा अमाइन। अब मैंने अमाइनो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल बने का नाम हम एज इट इज लिख देते हैं। अमाइन है तो अमाइन ही आ जाएगा, ठीक है, टेट्रा अमाइन। और +2 है तो जिंक आएगा, क्यों? क्योंकि देखो प्लस है ना कैटाइन मौजूद है ना नेगेटिव साइन मौजूद है, तो हम मेटल का नॉर्मल वाला नाम लिखेंगे जिंक, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब देखो NH3 तो न्यूट्रल है तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और 4 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू, अब देखो जो यहाँ पे चार्ज होता है ना हम उससे इक्वेट करवाते हैं, हमेशा याद रखना जो भी यहाँ पे चार्ज होगा उससे इक्वेट करवाएंगे, तो ये 4 0 हो जाएगा, तो फाइनली जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे मेटल है और एक लाइगेंड है। अब यहाँ पे दो ही चीजें हैं, ठीक है, कैटाइन भी नहीं है एनाइन भी नहीं, तो हम लाइगेंड का नाम लिखेंगे फिर मेटल का नाम लिखेंगे। लाइगेंड हमारे पास है थायोसियानो, ठीक है, थायो। 4 है तो टेट्रा थायोसियानो, थायोसियानेटो, ठीक है, ओ लगाएंगे सफिक्स, और माइनस साइन मौजूद है। जब माइनस साइन मौजूद होता है तो हम क्या लिखते हैं? रोमन के लेटिन नेम लिखते हैं मेटल का, ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा निकेलेट, 8 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, -1 होता है SCN का, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस NI का निकालना है, और इक्वल्स टू -2, ठीक है, -2। अब यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस NI इक्वल्स टू -2, ये +4 वहां जाएगा तो NI इक्वल्स टू -2 +4, तो ये हो जाएगा NI इक्वल्स टू प्लस का 2, तो यहाँ पे 2 निकल कर आ जाएगा। उसके बाद है
Cu और En, यहाँ पे भी कोई कैटाइन मौजूद नहीं है, ना ही एनाइन मौजूद है। तो हम पहले लाइगेंड का नाम लिखेंगे और फिर मेटल का नाम लिखेंगे। लाइगेंड हमारे पास क्या है, इथाइलिन डायमाइड, लेकिन ये दो हैं। और एन मैंने बताया था ये दोनों ऑर्गेनिक लाइगेंड है, तो इनकी काउंटिंग हम कैसे करते हैं, बिस ट्रेस। बिस का मतलब दो, ये दो है तो मैं लिखूंगी बिस इथाइलिन डायमाइड। उसके अलावा कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर का नॉर्मल नेम आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, देखो En जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि ये न्यूट्रल है। मल्टीप्लाई बाय 2 है तो 2 इक्वल्स टू +2 साइन है तो उससे इक्वेट करवा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 ही निकल कर आएगा। लास्ट है AgNH3 4SO4। कैटाइन मौजूद नहीं है तो उसके बाद हम लाइगेंड पर आएंगे सेकंड नंबर पे। 4 टेट्रा अमाइन, ठीक है। सिल्वर है तो सिल्वर एज इट इज आ जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। और फिर चौथे नंबर पे हम लिखते हैं किसका नाम, एनाइन का नाम। तो एनाइन क्या है, SO4 को सल्फेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, कितना निकल कर आएगा, Ag का निकालना है प्लस NH3 न्यूट्रल है तो 0 जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 प्लस SO4 का -2 होता है। अब ये -2 उधर जाएगा तो +2 जाएगा तो 2 निकल कर आ जाएगा Ag का। सही है, तो इस तरीके से ये होंगे। मैं और भी इसके साथ लगा देती हूँ साइड पे, बहुत सारे नॉमेनक्लेचर हैं, क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे। मैंने साइड पे आंसर अटैच कर दिया है तो इसको आप देख लो अच्छे से, और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। यही रूल्स लगेंगे और वही तरीका है उसको करने का, ठीक है, यही रूल्स लगेंगे और यही तरीका है इसको करने का। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राइट डाउन द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कॉपर। तो कॉपर का रिएक्शन करवाना है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ। रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास कॉपर नाइट्रेट बनेगा, NO3 प्लस NO2 बनेगी, साथ में वाटर बनेगा। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे 2 लगेगा तो बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस करने का सिंपल ही तरीका है कि इसको ऐसे डायरेक्टली बैलेंस कर लो। करने बैठोगे खुद से तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट विद ऑक्सैलिक एसिड, ये है आयोनिक इक्वेशन। परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है तो MnO4 माइनस प्लस C2O4 -2, साथ में यहाँ पर होते हैं 16H पॉजिटिव। रिएक्शन होता है, ठीक है, दोनों के आयंस आपस में रिएक्शन करते हैं, Mn+2 बनाता है, साथ में CO2 बनता है और साथ में वाटर बनता है। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगता है, यहाँ पे 5 लगता है, ठीक है, यहाँ पे 10 लगता है और यहाँ पे 8 लगता है। इस तरीके से ये बैलेंस हो जाती है हमारी इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ डाइक्रोमेट विथ फेरस सल्फेट। तो डाइक्रोमेट Cr2O7 -2, ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है फेरस से तो Fe+2 के साथ इसका रिएक्शन होता है। साथ में यहाँ पर होते हैं नहीं, यहाँ पे हमारे पास होते हैं 14H पॉजिटिव और अब यहाँ पे हमारे पास जो है Cr+3 में कन्वर्ट होता है, Fe+3 में कन्वर्ट होता है और साथ में वाटर बनता है, ठीक है। यहाँ पे 6 लगता है बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे 6 लगता है और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 7 लगेगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन होती है,
तीसरा है रिएक्शन ऑफ मैग्नीज विथ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। Mn का रिएक्शन करवा दें H2SO4 के साथ तो MnSO4 बन जाएगा और H2 रिलीज हो जाएगी। तीसरा है रिएक्शन, फिफ्थ है रिएक्शन ऑफ आयरन विथ क्लोरीन। Fe का रिएक्शन करवाना है Cl2 के साथ तो फेरिक क्लोराइड बनता है FeCl3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाए। 2 3 6, यहाँ पे 3 लगेगा और यहाँ पे 2 लगेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन है और भी इक्वेशन है, उसको रब कर, उसके लिए रब करके मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन है उनको भी साथ साथ सॉल्व करते हैं ताकि ये लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना हो और कॉन्सेप्ट भी आ जाए, वीडियो भी छोटी बने। क्योंकि सर पता है ये बात समझ सकती हूँ मैं भी कि आप लोग इतनी लंबी लंबी वीडियोस देख के थक जाते हो। आप क्या चाहते हो कि भाई कम टाइम में हम ज़्यादा पढ़ लें, कम टाइम में हमारा कवर हो जाए सिलेबस। तो हमारी भी ये कोशिश होती है कि कम टाइम में आपको मैक्सिमम करवाया जाए। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि छोटे से छोटे लेक्चर बनाऊँ, कम से कम टाइम लूँ आप लोगों का और आप लोगों को बात भी समझा दूँ। तो अब यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लूँ। नेक्स्ट 3 इक्वेशंस है हमारे पास। अ पीस ऑफ कॉपर इज डिप्ड इन कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कॉपर का रिएक्शन करवाया जा रहा है H2SO4 के साथ तो कॉपर सल्फेट बनेगा, साथ में SO2 गैस बनती है, साथ में H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, बाकी सब बैलेंस है। क्रोमियम रिएक्टर स्टीम, क्रोमियम और H2O का रिएक्शन हो रहा है तो Cr2O3 साथ में H2। अब इधर बैलेंस करने के लिए देखें यहाँ पे 2 लगेगा, 2 नहीं लगेगा बल्कि यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन के साथ और नंबर है तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। 2 3 6 और 2 2 4 तो यहाँ पे 4 लगेगा और 2 3 6, इसको 6 करने के लिए हमें यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे लगाना पड़ेगा 6। इस तरीके से ही बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ Mn विथ एयर। तो Mn का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है तो MN3O4 बनता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। गिव कॉम्पोजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड ब्रोंज। तो सबसे पहले स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं। स्टेनलेस स्टील की क्या कॉम्पोजिशन होती है? सबसे पहले तो इसके अंदर 75% आयरन होता है, ठीक है ना। इसके अंदर निकल होता है निकल होता है 5 to 10%। इसके अंदर 15 to 18% क्रोमियम होता है और कार्बन होता है 0.5 से 1% तक, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किस लिए काम आ रहा होता है? हम लोग इसको इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। फर्नीचर बनाने के लिए यूज हो रहा होता है, एक्सेट्रा, बहुत सारे यूजेस हैं इसके। स्टेनलेस स्टील के बाद दूसरा है ब्रास। ब्रास किन किन चीजों से मिलकर बनता है? तो ब्रास के अंदर हमारे पास कॉपर होता है 45 to 95%, ठीक है। उसके अलावा जिंक होता है, इसमें थोड़ा जिंक कम होता है, 5 to 45% तक होता है, ठीक है। अब ब्रास किस लिए यूज हो रहा होता है? ज्वेलरी बनाने के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। इसको भी इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज किया जा रहा होता है, बहुत सारे यूजेस हैं। ब्रास के बाद ब्रॉन्ज है,
ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर यूज हो रहा होता है 80% और टिन यूज हो रहा होता है 20%। ब्रॉन्ज किस चीजों में काम आती है? मेडल्स बनाने में, कॉइन्स बनाने में, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। आंसर मैं साथ में अटैच कर दूंगी ताकि आप लोग आंसर भी इसका देखते जाओ, ठीक है। तो इन चीजों में ये चीजें काम आ रही होती हैं। अच्छा, परसेंटेजेस फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो सकती हैं इसकी रेंजेस, डिपेंड करता है। हमारी बुक में जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद है व्हाट आर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डिस्क्राइब एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। टू ऑफ द फॉलोइंग है बट हम सारी करेंगे। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन समझते हैं कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। इंजन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इन डी ऑर्बिटल। वो एलिमेंट्स जिनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है ना वो डी ऑर्बिटल में जा रहा होता है, लास्ट शेल में डी ऑर्बिटल के अंदर, तो वो हमारे पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, या फिर हम उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर 1 है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मतलब है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो उनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों है? रीजन है कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। अगर आप ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को देखो तो वो +1 भी कर रहे होते हैं, +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। अगर आप लोग ग्रुप 6 के एलिमेंट्स को देखो, 6B के, तो वो +1 +2 +3 +4 +5 मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। और मैग्नीज को तो बहुत फेमस भी है कि वो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी फिक्स नहीं होती। तो यही इसके बारे में पढ़ना है कि ऐसा क्यों है। तो इसका मेन रीजन है N-1D और NS, ये दो शेल जो होते हैं, यानी कि डी शेल, डी सब शेल और S, इनके दरमियान में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा कम होने की वजह से। अब ये जो S होता है ना, ये होता है, ये वाला ऑर्बिटल हमारी लास्ट शेल में मौजूद होता है, और ये D जो होता है ना इससे पहले वाले शेल में मौजूद होता है। लेकिन इन दोनों की एनर्जी तकरीबन सेम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब एनर्जी देते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन भी निकलना शुरू हो जाते हैं। अब डी के अंदर तो 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, एस के 2 निकले, डी के 10 है। अब वो 10 में से 1 निकल जाए, 2 निकल जाए, 3 निकल जाए, 4 निकल जाए, 10 तक निकल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यही रीजन है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो जाता है ड्यू टू डी और एस के दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। NS1, इसका रीजन क्या होगा? N-1D और NS एनर्जी डिफरेंस की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी कि इतना कम डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में कि इलेक्ट्रॉन्स आसानी से S के साथ साथ D से भी निकल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 3D और 4S की, अब 3D के 4S के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 आखिरी शेल में है, S जो है वो आखिरी शेल में, उसके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं ना तो 3D के भी इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो कितने भी निकल जाएं, जितनी ज़्यादा एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे और वो ऑक्सीडेशन स्टेट अपना चेंज करता जाएगा, +1 +2 +3 +4 इस तरीके से। दूसरा है कलर फॉर्मेशन। कलर फॉर्मेशन, कलर फॉर्मेशन में क्या है? अगर आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को देखो तो वो सारे हमारे पास कलरलेस होते हैं। कलरलेस से क्या मुराद है कि वो वाइट होंगे या क्रिस्टलाइन होंगे, ऑफ वाइट होंगे, ये कलर होगा, इनका कोई खास कलर नहीं होगा, जैसे ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, पिंक, ऐसे कलर नहीं शो करते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर बनाते हैं। हमारी दुनिया में जितने भी रंग है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से, बिकॉज दे शो कलर, उनका कलर होता है, वो कलर दिखाते हैं अपना। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के पास
कोई कलर नहीं होता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डी डी ट्रांजिशन, डी और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन। अब होता क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, उसके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं सब शेल ना, जैसे पी के 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, डी के 5 होते हैं। अब होता क्या है कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइगेंड के साथ बॉन्ड बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना लाइगेंड के बारे में, हमने अभी नॉमेनक्लेचर करे, तो इनका जो ऑर्बिटल है ना ये स्प्लिट हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है, 2 ऊपर और 3 नीचे, 3 ऑर्बिटल्स नीचे चले जाते हैं, 2 ऊपर। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इस वाली की एनर्जी कम होती है। अब यही डी के ऑर्बिटल्स आपस में स्प्लिट हो गए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। अब जब इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है ना, तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके यहाँ जम कर जाते हैं, और जब यहाँ से वापस इधर अपनी असली जगह पर आते हैं तो ये एनर्जी को बाहर निकालते हैं। अब क्योंकि एनर्जी ली कलर की फॉर्म में होती है, लाइट की फॉर्म में, सॉरी कलर कह रही हूँ, लाइट की फॉर्म में एनर्जी ली होती है, तो जब ये निकालते हैं ना तो वो कलर की फॉर्म में दिख रही होती है हमें, मतलब अपने अंदर से एक तरीके से वो वाली लाइट निकालते हैं एक खास वेवलेंथ की, जो हमें उसका कलर शो करवाती है। तो ये रीजन होता है कलर फॉर्मेशन का, डी डी ट्रांजिशन। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के पास तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, उनका लास्ट शेल कभी डी में आता ही नहीं है, तो इसीलिए वो कलर शो नहीं कर सकते, उनके पास एस और पी होता है बस। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास डी और एफ होते हैं, और इनकी क्वालिटी क्या है कि ये अपने डी जो है अपने ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और वापस आएंगे तो एनर्जी निकालते हैं। बोहर की थ्योरी है ना कि जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जंप करते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जब लोअर लेवल पे जंप करते हैं एनर्जी को निकालता है, रिलीज करता है, वो एनर्जी हमें कलर की सूरत में नजर आती है। तीसरा कलर फॉर्मेशन की बात है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन एलिमेंट में एक सबसे मशहूर है आयरन। आयरन को अगर मैग्नेट, लोहे को मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, मैग्नेट से चिपक जाता है, मैग्नेट लोहे से चिपक जाता है। लेकिन अगर आप उसी लोहे को नमक के करीब लेकर आओ, नमक नहीं चिपकेगा, या आप उसी लोहे को उठा के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के पास लेके जाओगे वो नहीं अटैच होगा। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स बहुत आसानी से जाते हैं। इनका रीजन अगेन है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेन रीजन है। जितने ज्यादा डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। हमने याद है पढ़ा था ऑफ बॉब प्रिंसिपल, सॉरी हंस रूल पढ़ा था। हंस रूल क्या कहता था कि आप पहले सिंगल सिंगल भरोगे फिर डबल डबल भरोगे। फर्स्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल होंगे इन सारे ऑर्बिटल्स के अंदर, और फिर डबलिंग होगी ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जितने ज्यादा डी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उतने ज्यादा मैग्नेटिक बिहेव करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे अगर एक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 खाली हैं तो थोड़ा कम मैग्नेटिक होगा, 2 हैं तो और ज्यादा, 3 है तो और ज्यादा, 4 है तो और ज्यादा, 5 है तो और ज्यादा। इस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। चौथी प्रॉपर्टी, चौथा क्या है हमारे पास, कैटालाइटिक एक्टिविटी। कैटालाइटिक एक्टिविटी अगर आप गौर करो तो हम काफी सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, उसमें क्या था, वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता था और SO2 बनाता था। वेनेडियम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, निकल यूज कर रहे होते हैं, प्लेटिनियम यूज कर रहे थे, प्लेटियम हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे थे, ये सब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को एज अ कैटलिस्ट क्यों यूज किया जाता है,
कैटालिटिक एक्टिविटी वही चीज बताना है इसमें हमें। इसीलिए किया जाता है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की दो प्रॉपर्टीज है, एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमने पढ़ लिया क्यों होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि डी और एस के दरम्यान में बहुत कम डिफरेंस होता है एनर्जी का, जिसकी वजह से ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। एंड फॉर्मिंग स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। एक तो रीजन है इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कि ये रिएक्शन के दौरान ना मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये रिएक्शन के दौरान कोई अलग चीज बन जाते हैं सिर्फ दौरान, लेकिन जब वो रिएक्शन कंप्लीट होता है ना तो ये वापस अपनी असल सूरत में आते हैं। जैसे कि वेनेडियम है, मैंने इसको किसी रिएक्शन में डाल दिया, अब ये रिएक्शन के दौरान क्या करेगा, किसी और चीज में तब्दील हो जाएगा, जो कि अब जिस भी चीज में तब्दील होगा ना वो चीज फेवर करेगी कि रिएक्शन तेज हो जाए। लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाला होगा ना तो वो वापस वेनेडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेनेडियम स्टार्ट में तो हमने वेनेडियम की तरफ डाला था, बीच में वो कुछ और बदल गया, लेकिन एंड में आके वापस वो वेनेडियम बन के हमें मिल गया एज इट इज। तो बिना इस्तेमाल हुए क्या करा कि इन्होंने अपने प्रॉपर्टी शो करी, दैट इज कैटालिटिक एक्टिविटी, रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी ड्यू टू टू रीजंस कि इंटरमीडिएट स्टेबल प्रोडक्ट बना देते हैं, स्टेबल होते हैं, अगर कुछ और में कन्वर्ट होते हैं ना रिएक्शन के दौरान तो वो स्टेबल होता है, रिएक्शन को खराब नहीं करता। दूसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरी बात भी होती है, वो क्या कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ना कुछ होल्स होते हैं, उन होल्स के अंदर पहले से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होती है, तो जब हम उनको रिएक्शन में डालते हैं ना तो वो अपनी इस एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। लेकिन वो उतना ज़्यादा, आप लोग ये भी ऐड कर सकते हो कि होल्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जिनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई भी होती है, और जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन में तो वो रिएक्शन में एनर्जी अपनी होल्स में से निकाल देते हैं, वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है और इस तरीके से हमारा और रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, लास्ट है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो एटम को तोड़ने के काम है, ऐसी एनर्जी जो किसी चीज को तोड़ने के काम है। अब अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट को देखो, पहली सीरीज देखो, 3D सीरीज जिसे कहते हैं, 3D सीरीज जो कि स्कैंडियम से शुरू हो रही है और जिंक पे खत्म हो रही है, 3D सीरीज। ठीक है, पीरियड टेबल में देखो, थर्ड आपका वो है थर्ड पीरियड के अंदर स्कैंडियम से शुरू हो रहे हैं, जिंक पे खत्म हो रहा है, बीच में जो डी का जो एक ब्लॉक बना हुआ होता है ना उसके अंदर। तो अब बाइंडिंग एनर्जी जो है ना वो स्कैंडियम से लेकर आयरन तक इंक्रीज होती है और फिर आयरन के बाद जिंक तक डिक्रीज होती है। ठीक है, स्कैंडियम से आयरन तक जाने में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी और फिर आयरन से जिंक तक आते आते वो डिक्रीज होती है, मतलब कि आयरन की सबसे ज्यादा मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है और जिंक की सबसे मिनिमम होती है, स्कैंडियम की ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा उसके बाद वाले की, फिर उसके बाद वाले की, ऐसे करते करते आयरन की सबसे ज्यादा, फिर आयरन के बाद जितने भी हैं उनकी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। इसका मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का बेसिकली हम ट्रेंड पढ़ रहे हैं, आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस रखता है, भाई इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी ना तोड़ने के लिए, मतलब वो मजबूत है, स्टेबल है, नहीं टूट रहा, सबसे मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी आयरन की होती है। ठीक है, हमने रीजन भी देखा, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो ये फेरोमैग्नेटिक भी होता है, ठीक है ना, और मेनली यही रीजन हो सकता है। और उसके अलावा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इस वजह से भी स्टेबल रहता है। तो
ऑक्सीडेशन स्टेट और फेरोमैग्नेट होना, ये दो चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा फेवर करती हैं कि ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी को शो करें। अच्छा, तो अब यहीं पे हम अपनी वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। 2 लॉन्ग रहते हैं बस, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं लॉन्ग के, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला है डिस्क्राइब हाउ 99% प्योर कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स चैल्कोपाइराइट ओर। क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए सबसे पहले तो हमें मेटलर्जी ऑफ कॉपर को समझना पड़ेगा। दैट व्हाट इज मेटलर्जी ऑफ कॉपर। बेसिकली कॉपर का ना एक ओर होता है जिसको कहा जाता है चैल्कोपाइराइट ओर, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। ठीक है, अब ये जमीन से मिलता है। अब जमीन से तो ये मिल रहा है हमें, मुझे तो कॉपर चाहिए, तो कॉपर को एक्सट्रैक्टिंग कॉपर फ्रॉम इट्स ओर ही क्या होती है मेटलर्जी ऑफ कॉपर। मेटलर्जी ऑफ कॉपर का मतलब क्या है कि कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना उसके ओर से, और उसका ओर क्या है चैल्कोपाइराइट ओर। CuFeS2 के फॉर्म में जमीन से मिलता है हमें कॉपर। अच्छा, उसके अलावा अब कुछ स्टेप्स होते हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर के अंदर। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा वो होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक सिस्टम बनाते हैं, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब क्योंकि जाहिर सी बात है जमीन से अगर कोई चीज मिल रही है, ये और मिल रहा है, तो क्या ये साफ होगा, इससे मिट्टी वगैरह नहीं लगी हुई होगी? लगी हुई होगी। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो कि कहलाता है फ्लोटिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि वाटर प्लस पाइन ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी कह सकते हैं, उसको ना इसके अंदर भर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर पूरा भर देते हैं और अपने ओर को ग्राइंड करके, ग्राइंडेड ओर इसके अंदर डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहां से हम एयर पास करते हैं, एयर यहाँ पे जाती है, बबल्स बनाती है। ठीक है, और हमारा जो ओर है ना वो उन बबल्स के साथ लग कर ऊपर यहाँ पे जमा हो जाता है। इधर ऊपर हमारा ओर जमा हो जाता है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज है ना वो नीचे बैठ जाती है। इम्प्योरिटीज को कहा जाता है गैंग, ये नीचे बैठ जाती हैं। तो इधर क्या हुआ, हमने सफाई की अपनी ओर की, जो जमीन से निकला उसकी इम्प्योरिटीज को दूर करा फ्लोटिंग प्रोसेस के थ्रू। पानी और पाइन ऑयल के मिक्सचर के अंदर ग्राइंडेड ओवर डाल दिया और यहाँ से एयर पास की, तो बबल्स के साथ और ऊपर आ गया, इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गई, और अब यहाँ से अपने ओर को अलग कर लेंगे। सेकेंड प्रोसेस है, स्टेप नंबर 2 है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जलाना। ठीक है, रोस्ट करना। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ओवर है ना उसको बस सीधा सीधा रोस्ट करेंगे, जलाएंगे। ठीक है, तो उसको जलाते हैं और क्या होता है, CuFeS2 का रिएक्शन होता है O2 के साथ, और यहाँ पे बनता है Cu क्यूप्रस ऑक्साइड, और साथ में आयरन ऑक्साइड, और साथ में SO2 बनती है। तीनों चीजें अलग हो गई। यहाँ पे कॉपर भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, और ये भी अलग हो गया। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर यहाँ पे 2 है, आयरन भी यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। और सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ये तो थोड़ा मसला हो गया, 2 2 4 और Cu2O।
यहाँ पे 4 लगाऊं अगर मैं, तो 4 2 8, कॉपर 2 है, आयरन 2 है और सल्फर 2 है, 2 2 4 5 हो रहे हैं। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम 5/2 लगा देते हैं। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, रोस्टिंग अंदर से हमने जलाया और जलाने पे हमें ये 2 चीजें मिली। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 3 हमारा होता है स्मेल्टिंग का। स्मेल्टिंग के अंदर क्या होता है, एक हमारे पास भट्टी होती है, ठीक है, इस तरीके की। यहाँ पे होता है हमारे पास कोल, यहाँ पे पूरा हमारे पास होता है कोयला। और यहाँ पे हम ऊपर डालते हैं अपने CU2O को, साथ में FeO को और साथ में सिलिका को। 3 चीजों को हम इसके अंदर डालते हैं और इसको जलाते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे 1200 से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब इधर क्या होता है कि ये जो आयरन है ये इसके साथ मिलके स्लैग बना लेता है। ये जो FeO है ये Si के साथ मिलके FeSiO3 बना लेते हैं। ठीक है, FeSiO3 बना लेते हैं। अब ये जो होता है ये 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये चीज कहलाती है स्लैग। और जो स्लैग होता है ना, ये इधर ऊपर जमा हो जाएगा और नीचे हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड अलग हो जाएगा। मतलब ये ऊपर जमा हो गया सारा स्लैग और यहाँ पे नीचे जमा हो जाता है हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है हमारा बेस्मराइजेशन। बेस्मराइजेशन क्या होता है? बेस्मर कन्वर्टर नाम का एक चेंबर होता है, ठीक है, इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है ये। और इसमें ना यहाँ पे सुराख होता है, यहाँ से एयर को दिया जाता है, बेसिकली O2 को पास किया जाता है। और इसके अंदर हमारा क्या होता है? CU2O, क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है और वो गलती ये हो गई है कि यहाँ पे क्यूप्रस सल्फाइड बनता है। क्यूप्रस सल्फाइड बनता है क्यूप्रस सल्फाइड बनता है, फेरस ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो अब अगर मैं इसको बैलेंस करूँ ना तो यहाँ पे 2 लगेगा, तो ये थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। ठीक है, Cu2S। और अब यहाँ पे भी Cu2S ही होगा, Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड बनता है हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने क्यूप्रस सल्फाइड को ऐड करते हैं और साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे पास होती है। यहाँ पे ये हीट हो रहा होता है, ठीक है, इसको हीट किया जा रहा होता है, काफी गर्म होता है ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्यूप्रस सल्फाइड के अंदर O2 का ऐड किया जाता है, तो ये क्यूप्रस सल्फाइड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, तो ये बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड और साथ में SO2। अभी जो क्यूप्रस सल्फाइड है ना, जो बचा है, ये दोबारा बनके इसके साथ रिएक्शन करता है, Cu2O। तो कॉपर अलग हो जाता है
और सल्फर डाई गैस अलग हो जाती है। ठीक है, कॉपर अलग हो जाता है और सल्फर डाई ऑक्साइड अलग हो जाती है। अब क्योंकि कॉपर जैसे जैसे बनता जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बन रही है साथ में, तो इसके अंदर से कॉपर में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस ना निकल के बाहर जा रही थी, लिबरेट हो रही होती है। तो जब ये सूखता है ना, मतलब जब ये मेल्ट है अभी, जब ये वापस अपनी ओरिजिनल सॉलिड शेप में आता है, तो इसके अंदर ना कुछ होल्स बन जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड के लिबरेट होने की वजह से कुछ होल्स बन जाते हैं, तो उसको कहा जाता है ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, ब्लिस्टर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ होल्स बन जाते हैं जब ये इवेपोरेट होता है। लास्ट स्टेप है, अच्छा अब यहाँ पे जो कॉपर हमें मिला है ना, ये कॉपर 99% प्योर होता है, लेकिन क्योंकि कॉपर एक मेटल है और इसको मेनली वायर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो जब तक वो 100 या 99.99% तक प्योर नहीं होगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो उसको मजीद प्योर करने के लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। स्टेप नंबर 5 और लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 5 है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का सिंपल सा प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, एक चीज कैथोड होती है, एक चीज एनोड होती है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो एनोड होता है ना, एनोड वो हमारा इम्प्योर कॉपर होता है, और जो यहाँ पे कैथोड होता है ना, वो हमारा प्योर कॉपर होता है। अब आप लोग कहोगे कि मिस यहाँ पे तो हम कॉपर बना रहे हैं, प्योर कॉपर कहाँ से लाएंगे, तो अगर कॉपर हासिल करना है, बन इतना सारा कॉपर रहा है प्योर, हम बना रहे हैं, अगर इतना सब प्योर कहीं से ढूंढ के ला के यहाँ पे लगा दें, तो हम बहुत ज़्यादा प्योर कॉपर हासिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारा ब्लिस्टर कॉपर बने ना, वो एनोड होता है, और कैथोड के लिए हमें कहीं से एक प्योर कॉपर का ब्लॉक लाना पड़ेगा इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे सिमिलरली ये भी होता है, ये भी एनोड कैथोड बने हुए होते हैं बहुत सारे। अब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, एनोड पे जो कि इम्प्योर कॉपर है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी इम्प्योरिटीज शामिल है, 99% में 1% इम्प्योरिटीज हैं, तो क्या होता है कि एनोड पे कॉपर अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है और Cu+2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये Cu+2 जो है ना, ये जाते हैं कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर एनोड पे तो काम हो गया, कैथोड पे जाते हैं, ये Cu+2 आयंस जो हैं वापस से कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके Cu बना लेते हैं, और ये यहाँ पे ना जमा होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से निकल के यहाँ पे कैथोड पे जमा होना। ऐसे करते करते ये भी कैथोड है दूसरा, यहाँ पे भी यही काम हो रहा है, जब तक ये सारा का सारा एनोड खत्म नहीं हो जाता, सारा का सारा कॉपर यहाँ से निकल के यहाँ जमा नहीं हो जाता, और इम्प्योरिटी जो है ना वो नीचे बैठ जाती है, जब तक ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस चलता रहता है। और फाइनली जब सारा कॉपर यहाँ पे जमा हो जाता है, तो हमारा ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, और यहाँ पे जो हमें कॉपर मिलता है दैट इज 99.99% प्योर कॉपर। ठीक है, तो टोटल 5 स्टेप्स इसमें फॉलो हो रहे हैं। ज्यादातर जो है वो प्रोसेस जो है वो जलाने वाले, मतलब यहाँ पे जलाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर रोस्टिंग हुई, इसमें भी जलाया, स्मेल्टिंग में भी जलाया, बेस्मराइजेशन में भी जलाया, तो इस प्रोसेस के अंदर हीटिंग का प्रोसेस ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमारा ये 5 स्टेप्स में पूरा कंप्लीट हो जाता है। नोट्स मैंने साथ में शेयर कर दिए हैं ताकि आप लोग उसको देखते रहो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन a coordination complex and chelating ligand, explain various types of ligands with examples। तो ligand का
सवाल भी काफी बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब इसको समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? बेसिकली ये लेविस एसिड बेस पेयर होता है। लेविस क्या कहता था? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बेस है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लेविस एसिड बेस पेयर होता है। हमारे पास ना कुछ न्यूट्रल या फिर नेगेटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं विच ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है इसकी डेफिनेशन होता है क्या है? लेविस एसिड बेस पेयर होते हैं, यानी कि एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे और एक एक्सेप्ट कर रही है। अब ये कौन सी बॉडीज होती है? न्यूट्रल या नेगेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर होते हैं मेटल को, मेटल मतलब ट्रांजिशन मेटल, और उनके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। और ये चीज है जो बॉन्डिंग है, ये चीज कहलाती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अभी हमने जो कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर किया उसमें क्या था? लाइगेंड और मेटल का बॉन्ड बना हुआ था ना, हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते थे। तो उनके दरमियान यही बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। और अभी हमने वो कलर फॉर्मेशन वाला भी पढ़ा था। डी डी ट्रांजिशन कब होती है? कि जब लाइगेंड और मेटल के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, तो डी डी ट्रांजिशन हो जाती है, फिर नीचे वाले से ऊपर वाले में जंप करते हैं, इसके वजह से हमें कलर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और चीलेटिंग लाइगेंड को भी एक्सप्लेन करना है। चीलेटिंग लाइगेंड क्या होते हैं? लाइगेंड, चीलेटिंग लाइगेंड बेसिकली बाय एंड पॉली डेंटेड लाइगेंड होते हैं, ठीक है। बेसिकली कंपाउंड्स होते हैं इनके, लाइगेंड कंपाउंड्स। ऐसे लाइगेंड्स जो बाय यानी कि दो, और पॉली मतलब मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके मेटल को, वो हमारे पास चिलेटिंग लाइगेंड होते हैं। और चिलेट का मतलब क्या होता है? चिलेट का मतलब होता है क्रेब्स क्लॉ, यानी कि जब बहुत सारे एटम्स, एक से ज्यादा एटम्स है ना, एक से ज्यादा चिलेटिंग, एक से ज्यादा लाइगेंड्स हैं पॉलीडेंटेट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो जब उस स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, तो बस लगता है जैसे केकड़े की टांगे नहीं होती, 6 टांगे से फैली हुई होती हैं, वैसे वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें जब बहुत सारे मेटल और लाइगेंड आपस में बॉन्ड बनाए हुए पॉलीडेंटेट, यानी कि एक बॉडी दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रही है और ऐसे बॉडी का कंपाउंड है, ऐसे लाइगेंड का कंपाउंड है पॉलीडेंटेट का, तो वो देखने में हमें ऐसा फील होता है जैसे क्रैब्स क्लॉ। तो ये सिलेट जो है ना क्रैब्स, इसका मतलब होता है क्रैब्स क्लॉ। उसके अलावा एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ लाइगेंड विद एग्जांपल। तो लाइगेंड की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप है हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू, सबसे पहली हमारे पास हम ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्डिंग, बल्कि विथ रिस्पेक्ट टू लोन पेयर कर लेते हैं पहले, क्योंकि आपके नोट्स में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो विथ रिस्पेक्ट टू लोन पेयर, लोन पेयर के हिसाब से बाइडेंटेड होता है, डेंटेड,
और पॉलीडेंटेट, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बाइडेंटेट यानी कि ऐसा लाइगेंड जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, और ये जो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। पॉली का मतलब है 2 से ज्यादा, 3 4 5 6, यानी कि एक मॉलिक्यूल 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है, तो वो जो बॉन्ड आपस में होगा वो लाइगेंड की लोन पेयर वाले टाइप में आएगा। ठीक है, दूसरी टाइप है विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं चीलेटिंग लाइगेंड, जिसके बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरे होते हैं हमारे बॉन्डिंग के हिसाब से एम्बी डेंटेट लाइगेंड। ठीक है, एम्बी डेंटेट का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल, बल्कि मॉलिक्यूल नहीं, लाइगेंड हैविंग more than one electron pair donating species। अब जैसे कि SCN की एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें ये एक लाइगेंड है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है। 1 2 3 4 5, चलो पांचवा ये इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ अगर फॉर एग्जांपल, तो उसके पास लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है। अब इसके अलावा इस लाइगेंड के अंदर एक और बॉडी भी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है, दैट इज सल्फर। सल्फर ग्रुप 6 का है, इसके पास भी अच्छा खासी इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जब एक से ज्यादा, एक लाइगेंड के अंदर एक से ज्यादा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो तो वो एम्बिडेंटेट लाइगेंड कहलाता है। ये तो कर रहा है मेटल को, साथ में ये भी कर रहा है, दैट इज एम्बिडेंटेट। और तीसरी है विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। तो चार्ज के हिसाब से 2 किस्म के होते हैं, एक होता है न्यूट्रल लाइगेंड और एक होता है नेगेटिव। अभी हमने कॉम्प्लेक्सेस के नॉमेनक्लेचर करें तो हमने दोनों देखे हुए। न्यूट्रल कौन कौन से थे हमारे पास? NH3, H2O, CO, ठीक है, EN, डाई EN, तो ये हमारे पास होते हैं न्यूट्रल। नेगेटिव कौन से? Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, Cn नेगेटिव एटसेट्रा, बहुत सारे नेगेटिव लाइगेंड, न्यूट्रल और नेगेटिव। ठीक है, अब ये न्यूट्रल और नेगेटिव किस बिहाफ पे? न्यूट्रल इसीलिए क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होता है, -1 -2, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लेते हैं, तो इसलिए न्यूट्रल और नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा इनकी एग्जाम्पल्स भी हैं बायोडेंटेट पॉलीडेंटेट की, तो आप उसमें भी देख सकते हो, नोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ तो बायोडेंटेट लाइगेंड की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो बायोडेंटेट में हमारे पास H2O आता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। NH3 आता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो मतलब काफी सारे, इसके पास हाँ एक लोन पेयर होता है, तो काफी सारे बायोडेंटेट के अंदर अच्छा मेनली H2 होता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे SO2 भी हो सकता है, क्योंकि सल्फर के पास, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, तो काफी सारी एग्जांपल्स यहाँ पे हो सकती हैं इसकी। पॉलीडेंटेट के अंदर बात की जाए तो EDTA हो गया, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, या डाइथाइलिन ट्राइअमाइन। ठीक है, डाइथाइलिन ट्राइअमाइन भी इसके एग्जांपल में आता है। बहुत सारी एग्जांपल हैं। चीलेटिंग लाइगेंड
तो बाय और पॉली को ही कहते हैं, वो एग्जाम्पल अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी। एम्बिडेंटेड की मैंने बताया SCN हो गया, ठीक है, या फिर NO2 भी हो सकती है इसकी एग्जाम्पल, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रल और नेगेटिव तो हमने देख ही लिए हैं। तो ये है, बाकी नोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, वो देख लो। आसान है, मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो सब आसान रहेगा। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।